तो आज सब लोग मेरे को जवाब दे दो। मुझे ये बताओ, मेरे यूट्यूब चैनल में क्या आप लोग सिर्फ इसी सीरीज़ को देखने के लिए आते हैं? क्योंकि बाकी सीरीज़ में तो कोई व्यूज़ ही नहीं आते उतने। मतलब मैं क्या इसी का बनाऊँ, बाकी का ना बनाऊँ? वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं आपकी इस मदद का कैसे शुक्रिया कर सकता हूँ। इन सब के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा। तभी वो कहता है कि मास्टर, जो ओल्ड डीमन ने कहा था वो सच है। मैं तुम्हें ये बात खुद से बताना चाहता था, इसलिए तुम्हें मैं स्ट्रांग बना रहा था। अब लेकिन जब तुम्हें ये बात पता चल गई है तो तुम्हें अब जल्दी से जल्दी और स्ट्रांग होना है। तभी वो कहता है कि मास्टर, आखिरकार वो है कौन जो फ्रूट लेते हैं? मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है। वो एक गॉड की तरह पावर रखते हैं। पिछले समय ओल्ड डीमन के साथ नहीं, ओल्ड डीमन को जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से मैं हारा था। तो ऐसा है मास्टर, जो अभी एक आदमी आया था वो हमारी मदद कर सकता है ना इन लोगों से लड़ने के लिए? कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है जो अपनी ज़िंदगी को तुम्हारी ज़िंदगी के लिए दांव पे लगा दे। समझ में आया? हाँ मास्टर, मैं यकीन करता हूँ कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है। डैन कहता है कि इन लोगों को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, ये लोग मेरे ही परिवार से हैं। फिर वो कहता है कि वैसे भी मास्टर, ये सब घटनाओं को लेटर की मदद से मुझे अपने एंसिस्टर को बताना होगा। मुझे अब पता चल रहा है कि मिंग डायनेस्टी के आगे ऐसी सच्चाइयाँ भी हैं। मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा के ओल्ड डीमन को मार लिया और मैं बच गया अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे जो डिसेंडेंट है और हम लोग एक एक करके एक्सपोज हो जाएंगे। मुझे सब लोगों को आगे बढ़ने देना होगा और अपने आप को और ताकतवर बनाना होगा। वैसे भी मैं पहले से बहुत ताकतवर हो चुका हूँ, लेकिन मुझे और ताकतवर होना है। और मैं उन लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को फल की तरह ले जाते हुए नहीं देख सकता। इतना स्ट्रांग बनना होगा कि मैं उन सबको मार सकूं। और वैसे भी जो मेरी सीओ फैमिली है उसमें सब बहादुर है, कोई नहीं डरने वाला इन लोगों से। फुफो, जरा इधर सुनना। तुम्हें जाके सभी लोगों को बता देना है कि सभी लोगों को तैयारी करनी है और जितने बच्चे हो सकें उतने पैदा करने हैं। और सभी को मैं एलेक्जर दूंगा। जिसके पास स्पिरिट रूट है उन्हें टेक्निक और स्किल दूंगा, वो भी टॉप क्वालिटी के। अभी अल्टर लोगों को बोल दो कि वो लोग रूम में जाएं और बीज बोने की तैयारी कर ले और उनको लगातार बीज बोने हैं। अगर किसी ने आलस दिखाने की कोशिश की तो उसे फैमिली रूल की तरह उन्हें सजा दिया जाएगा। लेकिन ये सब किस लिए? ठीक है, इस ऑर्डर को मैं तुरंत रिलीज करता हूँ। हमें सीओ फैमिली के रात का सीन दिखाया जाता है। बीज बोने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। इस सीन में दिखाया जाता है कि सीओ फैमिली में सभी लोग जोरदार और बहुत कोशिशों करके बीज बो रहे होते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो आदमी कुछ देख के हैरान हो जाता है, यहाँ का पर्वत कैसे ढल गया? अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन कल्टीवेशन कर रहा होता है। मेरा जो सेकंड लेवल था उसे ब्रेक थ्रू करने में मुझे एक साल लग जाएगा, मुझे लगा नहीं था। मेरी स्पीड काफ़ी नहीं है, मुझे और तेज होना होगा। और जो मेरी फैमिली मेम्बर हैं उन्हें और शादी करनी पड़ेगी और मैरिज करने पड़ेंगे और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, उन लोगों को अच्छी सी कल्टीवेशन करना होगा और उनको बहुत जल्दी ग्रोथ लेना होगा। और जो कि मल्टी की पाथ पे डिवाइन लेवल है, उनके एक लेवल को क्रॉस करने के लिए 10 साल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैंने इसे 1 साल में कर दिया। मुझे बिलीव नहीं होता। मुझे सीओमो की कल्टीवेशन लेवल को देखना होगा। नेम सीओमो, रेस human race, qualification 6th grade spiritual root, martial arts dragon sun sword scripture, blood flame divine sword, profound sun sword startles spirit mountain cultivation, 8 levels of foundation building, special identity reincarnation of a powerful person in the integration stage, physique awakening the natural sword body. स्टीव में सचमुच 1 साल में फाउंडेशन बिल्डिंग के 8 लेवल पे पहुंच गया। इसकी स्पीड सचमुच बहुत तेज है। ये जो मार्शल आर्ट है इसे हमने नहीं सिखाया है, ये पक्का इसकी पिछली लाइफ से जुड़ी हुई मार्शल आर्ट होंगी और ये मार्शल आर्ट इसे बहुत अच्छी तरीके से सूट कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हमारे सीओ फैमिली में एक लीडर का रोल कर पाएगा। और मुझे हुओ के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो हमारे फैमिली से एक लौता है मेंबर है जो बाहर ट्रेनिंग के लिए गया है। मुझे उसको देखना होगा। चेक करो हुओ का इंफॉर्मेशन। Name Seo Hohyuo Martial Arts 9 Flying Dragon Swords, Sword Control, Fearless Alchemy, Soul, Killing with One Sword, Demonic Transformation Without Thoughts. Race Human Race, Magic Weapon, Azure Dragon Sword,
Profound flame lamp cultivation level, 9th level of golden core. Qualification, 5th grade spiritual root. Identity, the owner of Heavenly Star Tower, the leader of the 36 sects of the Ming Dynasty. Special fate, Emperor Yan's fate. सीओ हो 9th लेवल ऑफ गोल्डन कोर पे पहुंच चुका है और ये सब उसकी अचीवमेंट है। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही है और वैसे भी मिंग डायनेस्टी में ऐसे पावरफुल व्यक्ति का रहना बहुत आवश्यक है और ये एक अमेजिंग बात भी है। फादर हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। और कौन से मेहमान आए हैं, उन्हें रिसेप्शन पे नहीं रख सकते? लेकिन फादर वो लोग रॉयल फैमिली से हैं, वो भी मिंग डायनेस्टी के। विली मन में सोचता है और कहता है कि जब रॉयल फैमिली से कोई आते हैं मिलने के लिए तो मेरे जैसे नहीं, मुझसे भी जो बड़े पद में होते हैं, ओहदे में होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मेरे फादर। आखिरकार इसमें क्या बड़ी बात है, अगर रॉयल फैमिली नहीं यहाँ तक कि एम्परर भी आते हैं तो तुम मुझसे मिल सकते हो। लेकिन फादर रॉयल फैमिली से इस बार मैरिज के लिए आए हुए हैं। मैन खड़ा होता है और कहता है कि क्या रॉयल फैमिली से मैरिज के लिए? क्या कोई गर्ल है क्या जो रॉयल फैमिली से कभी मिली है? नहीं फादर, ये राजकुमारी वेन हुआ है जो हमारे हुओ से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। अभी ये नोटिफिकेशन से चॉइस आती है कि सीओ हुओ की मैरिज ढूंढी गई है। आपको ऑप्शन दिया जाता है। ऑप्शन 1, आपको इनके ऊपर नेचुरली छोड़ देना है, जो भी होगा वो प्रकृति के साथ खुद डल के हो जाएगा। मैं रिवॉर्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जो सेलेक्ट करेगा उसका तो फिर पता ही चल जाएगा हमें। सेकंड ऑप्शन, आपको जाना है और इनके मैरिज को खुद से करवाना है, इससे आपको मैजिकल वेपन टेक्निक मिलेगा। ये सुन के चैन हंसने लगता है। हमारे चैन ने मैजिकल पपेट टेक्निक सीख लिया होता है क्योंकि इसने सेकंड ऑप्शन चुना होता है। हंसने लगता है और कहता है कि लगता है कि सीओ हुओ के प्यार में कोई गिर गया, वो भी रॉयल फैमिली से। कोई बुरी बात नहीं है। फादर को ऐसे हंसते देख सोचता है कि लगता है कि फादर इस बात से बहुत खुश हैं। लिली कहता है कि क्या फादर आप इस बात से एग्री करते हैं? चैन कहता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरी फैमिली को बढ़ाने के लिए। अब जबकि हुओ हमारी फैमिली में नहीं है तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। चलो चलते हैं, इस बार मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ। अगर हो सके तो हमें सीओ हुओ की वापिस आने की इंतजार करनी चाहिए तो ये अच्छी होगी। लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस बैठी होती है। ये हमारी प्रिंसेस वेन्युआ होती है। आपको अच्छी लगी कि नहीं? हमें अगले पल में दिखाया जाता है कि चैन वहाँ पहुँच गया होता है। सभी लोग उसको देखते हैं और कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर आ चुके हैं। वेन्युआ कहती है कि नमस्ते एंसेस्टर। तभी चैन कहता है कि आप राजकुमारी हैं और वैसे भी आप हमारी फैमिली में भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो आपको मेरे को ऐसे ग्रीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से खुशी है कि जो आप वेन हुआ हैं, आप बहुत समझदार हैं। सिस्टर, मैं सीओ हो से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने कसम खा लिया है कि अगर मेरे को शादी करना है तो मैं सिर्फ उसी से करूँगी और किसी से नहीं। और वैसे भी मैंने सीओ फैमिली को बहुत पहले ही से अपना लिया है और उसे मैं अपने फैमिली की तरह मानती हूँ। चैन मन में सोचता है और कहता है कि मेरे सामने ये जो लड़की खड़ी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब ओल्ड डीमन मर गया तो उसके बाद जो सीओ फैमिली में जितने भी बचे हुए डीमन कल्टस थे उनको सीओ हुआ ने अकेले ही मार डाला और जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उन दुश्मनों से लड़ने के लिए इसने सभी लोगों को इकट्ठा किया और ताकतवर से ताकत लोगों को अपने साथ मिलाया। वो 1 साल के अंतर्गत 36 सेक्टरों का लीडर बन गया। शायद वेन्हुआ कहती है कि मैं अपने रॉयल फैमिली से बच के निकलना चाहती थी और जब मैं निकल रही थी, जब उसमें हमला हुआ था तब मुझे पकड़ लिया गया था और उस मुसीबत के समय में सीओ हुओ ने एक्शन लिया था और मुझे बचा लिया था। ये वही समय था जब मैं हुओ के प्यार में गिर गई। फिर मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और मैंने कसम खा ली कि मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। तभी चैन कहता है कि अच्छा ऐसा है, लगता है कि फेट तुम दोनों को मिलाना चाहता है। हुओ को यहाँ बुलाने के लिए उसके पास लेटर भेजा जाए। ठीक है फादर, इसे मैं तुरंत करना चालू करता हूँ। तभी हमें किसी की कदम दिखाई जाती है जो वहाँ आ रहा होता है। सॉरी, आ रही होती है। प्रिंसेस, आपको ढूंढना काफ़ी आसान था। प्लीज़ आप मेरे साथ रॉयल फैमिली में चलिए वरना मेरे गर्दन को काट दिया जाएगा।
जाओ और उनको बोल दो कि मैं नहीं आने वाली। मैं इस ज़िंदगी में सिर्फ सीओ हुओ से ही प्यार करूँगी और उसी के साथ ही शादी करूँगी, चाहे वो कुछ भी करे। अगर तुम्हें मुझे यहाँ से ले जाना है तो मेरी बॉडी को ले जाओ। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ चल रहा है। मन में सोचता है और कहता है कि क्या रॉयल फैमिली मान नहीं रही है इस बात से। अब सीओ फैमिली को सीओ फैमिली की तरह नहीं, हो की फैमिली की तरह जाना जाता है, क्योंकि सीओ फैमिली से कई गुना ज़्यादा इस दुनिया में हुओ को पहचाना जाता है। आखिरकार कैसे रॉयल फैमिली इन सब के लिए मना कर सकता है। तभी वैन हुआ अपनी घुटने टेक लेती है। एंड सिस्टर, आपको चिंता नहीं करनी है, मैं आपके सीओ परिवार से ही हूँ। अगर मैं मरती हूँ तभी जाके मैं इस सीओ परिवार को छोड़ूंगी। मैं वैन हुआ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं सीओ परिवार की बहू के रूप में हमारे एंड सिस्टर हॉल में जाऊँ और उनको ग्रीटिंग करूँ। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अगर तुम सीओ फैमिली से शादी करने की कोशिश करती हो तो मैं पूरी सीओ फैमिली को तबाह कर दूंगा। चैन को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि आखिरकार कौन है जो हमारी सीओ फैमिली को तबाह करना चाहता है। आखिरकार वो कौन है जिसने ये साहस की है कहने की, जो हमारे सीओ परिवार को तबाह करने की क्षमता रखता है। भी दिखाया जाता है कि प्रिंसेस के पीछे से कोई आदमी आ रहा होता है। तभी वेन हुआ कहती है कि अंकल, अगर आप मुझको यहाँ अरेस्ट करके वापस लेने के लिए फैमिली में आए हो तो भी मैं नहीं जाने वाली। इस जिंदगी में सिर्फ मैं सीओ हीरो से शादी करूंगी और उससे ही प्यार करूंगी। पिछले महीने जब हमारे रॉयल फैमिली पे असैसिनों का अटैक हुआ था, जब मैं वहाँ से बच के निकल रही थी, तब मेरे ऊपर उन लोगों ने हमला किया था और उसी समय हुओ ने आके मुझे बचाया था। तभी मैं उससे प्यार करने लगी हूँ और उसी के साथ रहूँगी। और जिन असैसिनों ने मेरे ऊपर हमला किया था उन लोगों ने रॉयल क्लोथ पहने हुए थे, वो कोई हाई रैंकिंग के होंगे। ये सब सुन के और चैन जब उसको देखता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत अहंकार के रूप में अपनी राजकुमारी को देख रहा है। हमारे चैन को शक हो गया है कि ये शायद उन लोगों से मिला हो। प्रिंसेस, ये गलत बात है, आपको अपनी मैरिज के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। और जो लियान डायनेस्टी है उन लोगों ने मैरिज के लिए गिफ्ट भी भेज दिया है और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। इनसे वो हम दोनों के बीच एक आपस का संबंध बना सकते हैं। वे नुआ चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ इन सब के बारे में। आप ही थे जिन्होंने लैंग डायनेस्टी से उसे लाया है और इसके बारे में मेरे फादर को जीत किया और उन्हें मनाने की पूरी तरीके से आपने कोशिश किया है। ये सब आपके ही कारण हैं। अगर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मेरे पास मेरा खुद का हक है, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूंगी। एन सोचने लगता है और कहता है कि लगता है कि वहाँ का जो प्रिंस है उसमें कुछ गड़बड़ी है। मुझे मेरे सीओ परिवार के रूप में मुझे ये सब देखना होगा। अभी के लिए तो मुझे नज़रअंदाज कर देना चाहिए इसे। तुम क्या, जो तुम्हारी रॉयल फैमिली और जो पूरी वर्ल्ड है वो भी आके इस मैरिज को रोकना चाहेंगे तो वो अब नहीं रोक सकते। अब ये हमारे घर के बहू है और इसे कल एंसेस्टरों के पास ले जाया जाएगा जहां वो आशीर्वाद ले सकती है। अंकल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तूने क्या कहा? अंकल चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ऑर्डर को ना मानने की? और वो लोग उसे नजरअंदाज करके जा रहे होते हैं। ये सुन के चैन कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो कि हम लोग तुम्हें यहाँ से भगाएं? भी अंकल चिल्लाने लगता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने जो ये कहा है वो भूल मत जाना। हमारी मिंग डायनेस्टी अब तुम्हें दिखाएगी कि तुम मरते कैसे हो। तभी चैन कहता है कि तू ये ना भूल कि तू आखिरकार है कौन और मिंग डायनेस्टी के एम्परर कौन है और उसकी बेटी कौन है। अंकल के कान में कुछ बोलने लगता है और कहता है कि जो लॉर्ड वो हुआ है वो बहुत ताकतवर है व्यक्ति हैं और उनके अंतर्गत में 36 सेक्ट आते हैं जिनको अगर वो ऑर्डर देते हैं तो हमारी मिंग डायनेस्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। और मिंग डायनेस्टी से काफ़ी लोग हैं जो उसकी सपोर्ट में हैं, अगर वो लोग सब आते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी अंकल कहता है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन तुम याद रखना। तभी हमें एक ब्लैक कपड़ों में ढका हुआ व्यक्ति दिखाया जाता है जो कहता है कि आखिरकार प्रिंसेस वैन हुआ कहाँ है, उसको काहे तुमने हमारे प्रिंस के सामने नहीं लाया? और अंकल कुछ लिखने ही वाला होता है। तभी अंकल कहता है कि एनवाई, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी सीओ फैमिली में रुकी हुई है, मैं जाऊँगा और उसे ले आऊँगा। यह अच्छा होगा कि तुम ये कहो नहीं, ये करो। और हमारे प्रिंस को वो चाहिए। मेरी प्रिंस को ऐसे ही फूल पसंद है जो पूरी तरीके से पके ना हो। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो तुम तैयार रखना अपने आप को मार डालने के लिए।
अंकल कहता है कि ये रूम तो खाली हो गया, वो एनवाई तुरंत यहाँ से गायब हो गया। अंकल बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये नहीं होना था, मैंने तो बड़ी मुश्किल से रॉयल फैमिली को असैसिनेट करवाया और उसके चंगुल से जब वहाँ से वो निकली तो सीओ हुओ ने उसे बचा लिया, जिससे वो उससे प्यार करने लगी। मैं सीओ हुओ और इसके सीओ फैमिली को नहीं छोड़ने वाला, मैं ये सब कभी भी होने नहीं दे सकता। आपने जब हमारे एंसेस्टर को ग्रीटिंग कर ली है तो आप अब सीओ हुओ के रूम में चलिए, मैं आपको ले जाता हूँ। अब हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी तरफ तैयारी चल रही होती है। हुओ आ गया होता है, उसे कहा जाता है कि चलो हुओ अब अपनी वाइफ से मिलना। हुओ जब प्रिंसेस को देखता है तो कहता है कि अच्छा ये तुम हो। वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लेना, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। और वो दोनों शर्माने लगते हैं। हमें क्यूलिन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन कुछ कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि चैन अपने डिवाइन पावर क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना एक क्लोन बनाया होता है। ये सही है कि मैं जैसा इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ वैसा होता है, और मैं जैसा इसे देखने की कोशिश करूँगा उस हिसाब से मैं इसकी मदद से देख भी सकता हूँ, और ये मेरे जैसा सेम टू सेम दिखता है। इसमें मैंने अपना स्पिरिचुअल पावर भी डाला हुआ है, जिसके कारण ये स्पिरिचुअल बिल्डिंग के लेवल का है। अभी के लिए ठीक है, और इस प्रकार की पॉपिट के टेक्निक के साथ मैं अपने आप को सेफ रख सकता हूँ। चैन माउंटेन से देखने लगता है और कहता है कि लगता है कि सीओ का वेडिंग स्टार्ट हो चुका है, अब हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर आएगा। हमें वेडिंग का सीन दिखाया जाता है जहां सीओ का पेपिट चला गया होता है। सभी के सभी उनके वेडिंग को अटेंड कर रहे होते हैं। आप सभी भी वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना हैप्पी वेडिंग इन दोनों का नेम के साथ। वहाँ कहा जा रहा होता है कि आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखिएगा और आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए यहाँ झुके। तभी नोटिफिकेशन आता है कि प्रिंस गॉन्ग डिटेक्ट हुआ है, उसके तरफ से दुश्मनी दिख रही है। आपको सिस्टम के द्वारा ऑप्शन दिया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपको उसे मार देना है, और सेकंड ऑप्शन आपको हुओ को इसके बारे में बताना होगा जिससे वो खुद से इसे निपट सके। रिवॉर्ड नहीं बताया हूँ, जब ये चुनेगा तो मैं बता दूंगा। चैन मन में सोचता है और कहता है कि अब तो ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन लोगों की वेडिंग हो रही है, वेडिंग पे कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इससे पहले अगर ये घटना होता तो मैं वो को इसके बारे में बता देता। वो अपने 36 सेक्टर को लेके जाता और खुद डील करके इनको सुलझाता। लेकिन जब ये सिचुएशन अब है और जब मेरे पास स्पेशल पपिट है तो अब मैं ही काम कर सकता हूँ, अब मुझे छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो कुछ करने लगता है जिसके कारण आसपास उसके ऑरा आ जाता है। हमें रात का सीओ फैमिली दिखाया जाता है जहाँ हमला करने के लिए अंकल कुछ सिपाहियों को लेके आया होता है। फिर अंकल कहता है कि जो भी तुम्हें रास्ते में दिखेगा तुम्हें उसे ख़त्म कर देना है। अभी हमारे पास मौका है, जब तक वो 36 सेक्टर इनकी वेडिंग में नहीं आए हैं। अगर वो 36 सेक्टर आ जाते हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे मरने के अलावा। चलो और सभी लोगों को मार डालो। तभी उन लोगों के सामने कुछ धमाका होता है। जब धमाका हटता है तो सभी लोग चौंक गए होते हैं, क्योंकि उनके सामने हमारा चैन खड़ा होता है। चैन कहता है कि क्या तुम सीओ फैमिली के लोगों को मारना चाहते हो? ऐसा लगता है कि तुम मार खाना चाहते हो जब तक कि तुम्हारी जो लाश है उसकी राख भी ना बचे। आखिरकार ये तो तू है। तभी चैन कहता है कि आज हमारे सीओ फैमिली में एक बहुत बड़ा वेडिंग हो रहा है, तो आज तो मैं तुम लोगों को कोई भी मुसीबत करने नहीं दे सकता। क्या तू एक रोकने के लिए आया हुआ है? जो मेरे पीछे तू आदमी देख रहा है, इनको मैं अलग अलग सेक्टर से बेस्ट ऑफ द बेस्ट छांट के लाया हूँ। इनमें से आधा से ज्यादा लोग पीक ऑफ द गोल्डन रैम पे हैं, कई लोग तो नासा सोल के हाफ रैम तक है। और वैसे भी तुम्हारे फैमिली में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है जो कि गोल्डन कोर के 9th रैम पे है, और अगर वो भी आ जाता है तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पीछे इतने सारे मास्टर हैं। मैंने जितने फोर्स हो सकते हैं उतने को ले आया है, इतने काफ़ी होने चाहिए। अगर इस बार मैं फेल होता हूँ प्रिंस के पास प्रिंसेस को ले जाने के लिए तो मैं नहीं बचने वाला, मैं पक्का मर जाऊंगा। तभी चैन हंसने लगता है और कहता है आखिर तेरे ये कहने का क्या मतलब है? वैसे भी जो तुम्हारे बीच सबसे स्ट्रांग व्यक्ति है वो भी नेशनल सोल का हाफ स्टेप का व्यक्ति है। ये सब कहते देख उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तो ये जो टकला है वो कहता है कि आज सीओ फैमिली का लास्ट डे है, ये लोग सिर्फ टाइम बाई करना चाहते हैं, ये सब ब्लफ करके मतलब झूठ बोल के।
लोगों को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो मैं अकेले ही संभाल लूँगा। प्रिंसेस का अंकल कहता है कि जाओ और जाके उसे जल्दी ख़त्म कर दो। मैं इन सब का नाम नहीं बता रहा, वैसे भी ये लोग मरने वाले हैं। टगलू आते हुए कहता है कि लाइफ आसान नहीं है जीने के लिए, लेकिन जीते हैं, और तुम्हें इतनी मरने की ज़रूरत है तो सबसे पहले तुम्हारा ही खेल ख़त्म करते हैं, उसके बाद तुम्हारी फैमिली भी आ जाएगी तुमसे मिलने जल्दी ही। ये सब सुन के चैन सिर्फ एक फिंगर उठाता है। चैन के करने के कारण वो फ्रीज हो गया होता है, वो हिल नहीं पाता। उन्हें रुक जाते देख सभी परेशान होते हैं और सोल्जर कहते हैं कि आखिरकार उन्हें हुआ क्या है, वो वहां से आगे बढ़ क्यों नहीं रहे। चैन अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले पल में वो उसके पास पहुंच जाता है। चैन अपना फिंगर उसके सर पे टच करता है, इसके कारण वो वहीं गिर जाता है। हमें पता चलता है कि उसकी एक सांस भी नहीं चल रही होती। ये देख के सभी लोग शॉक में रहते हैं। आखिरकार ये क्या हुआ। चैन कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, चलो एक साथ आ जाओ। सर, लगता है कि ये बहुत अच्छा कल्टीवेटर है, हमें किसी अपने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को भेजना चाहिए। मास्टर होंग, कृपया आप इसे संभाल लीजिए। मास्टर होंग आगे बढ़ने लगते हैं और ये हाफ स्टेप ऑफ नेशनल सोल स्टेट पे हैं। वो आगे बढ़ने लगता है और अपना ऑरा दिखा रहा होता है या अटैक के लिए ऑरा जमा कर रहा होता है और कहता है कि पागलपन हमेशा तबाही लाती है, और उस बढ़े हुए ऑरा को हमारा चैन अपने हाथों में ले आता है। वो ऑरा हमारे चैन के हाथों में एक बॉल बन गया होता है। ये देख में वो सदमे में रहता है और कहता है कि ये क्या स्पिरिचुअल पावर, आखिरकार क्या कहा, यही तो था। अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ देख रहा होता है, तभी उसका ध्यान चैन की तरफ जाता है। तुम, आखिरकार तुम। ये देख के सिर्फ चैन एक ही चीज कहता है, मर जाओ। और अगले पल शायद वो मर जाता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है। अगले पर गिरता है और सभी सोल्जर उसे उठाने के लिए आ रहे होते हैं और देखने के लिए। तभी प्रिंसेस का अंकल कहता है कि तुम लोग आखिरकार वहाँ क्यों खड़े हुए हो, क्या वो हुआ जितना ताकतवर है। भाई पहले ये बात बता, जिनको तू मारने के लिए लाया है तो उनसे ताकतवर तो लाया होगा ना, तो हुआ से ऑफकोर्स ज़्यादा ताकतवर होगा ना। क्या दिमाग लगा के रखा है। राइटर अगर इतना कॉमन सेंस निकाल देता तो मजा आ जाता, लेकिन राइटर की मर्जी। ये जो हमले हैं ये पक्का सीईओ फैमिली का कोई ट्रम्प कार्ड होगा जिसे ये लोग हमेशा छुपा के रखते हैं। आगे ये सब नहीं होने वाला, सभी के सभी एक साथ चलो इसे मारने के लिए। सभी लोग रेडी हो जाते हैं, तलवार को अपने हाथों में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी लोग चैन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, मार डालो इसे, मार डालो इसे, मार डालो इसे। चैन इन सबको आते देख अपना सिर्फ एक हाथ को नीचे की डायरेक्शन में करता है, जिसके कारण जो प्रेशर आता है इससे सारे सोल्जर नीचे गिर जाते हैं। अंकल की फट गई होती है, वो कहते हैं, तुम आखिरकार तुम कैसे, नहीं ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। चैन अपना अटैक तैयार कर रहा होता है मारने के लिए, तभी ये कहता है कि मैं रॉयल फैमिली से हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम्हारा जो क्राइम होगा वो 9 फैमिलियों को तबाह करने की तरह होगा, और अगर तुम मुझे मार देते हो और मैं प्रिंसेस को जाके नहीं देता हूँ तो तुम मिंग डायनेस्टी को खतरे में डाल दोगे, क्योंकि जो लैंग डायनेस्टी है वो हमारे मिंग डायनेस्टी पे हमला कर देगी, जिसके बाद ये सब इल्ज़ाम तुम्हारे पे ही आएगा। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है और मैं तुम्हारे रॉयल फैमिली का कोई पपेट भी नहीं बनना चाहता, और अगर कोई मेरी फैमिली का वाइफ या किसी को भी कुछ करने की कोशिश करता है तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। चैन आगे बढ़ रहा होता है, अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हें प्रिंस की एक और पहचान के बारे में पता नहीं है। अगर उसे ये सब पता चला तो वो सभी चीज़ को ख़त्म कर देगा और तुम्हारी वजह से सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। इसके बाद कुछ 1-2 चैप्टर और बचे हैं, बड़ी मुश्किल से, थोड़ा और वेट करूँगा। आगे के चैप्टर आते हैं तो मैं एक साथ एक्सप्लेन करूँगा जिससे थोड़ी लंबी वीडियो बन जाए, और अगर छोटा वीडियो चाहिए तो जल्दी बना दूंगा उसको। और हाँ, मैं सिम चेंज करवा रहा हूँ क्योंकि इधर जियो का ही सिर्फ 5G मिल रहा है, एयरटेल का नहीं, तो मैं चेंज कर रहा हूँ, पोर्ट करवा रहा हूँ, तो उसमें टाइम लग जाएगा 3 से 4 दिन तक। तो अब 6 से 7 दिन समझो वीडियो नहीं आ पाएगा, उसके बाद ही वीडियो आ पाएगा। अगर आप लोग रिचार्ज करने में मदद कर देते हो तो बहुत बढ़िया होगा, अपने हिसाब से जो भी फ़ोन पे कर पाओगे तो कर देना। चलो बाय।